हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे मुगल काल और उत्तर मुगल काल। इन दोनों टॉपिकों को हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग बात करेंगे मराठा साम्राज्य की। किसकी भाई? मराठा साम्राज्य। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी परीक्षा के लिए मराठा साम्राज्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, एक दो प्रश्न तो बनना ही बनना है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग किस पर बात करेंगे? मराठा साम्राज्य पर। देखिए, जब मराठाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक अनुभव होता है और वो अनुभव होता है अदम्य साहस और वीरता का। क्योंकि इतिहास के अंदर अगर हम देखें तो वीरता के लिए या फिर साहस के लिए दो कम्युनिटी ऐसी है जिन्हें अपने वीरता और साहस के लिए जाना जाता है। वो कौन कौन सी? मराठा और राजपूत कम्युनिटी। ये इतिहास के अंदर अपनी वीरता और साहस के लिए जानी जाती है। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? अगर अब देखें मराठाओं की तो 17वीं शताब्दी में अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी शासक का सम्मान पूर्वक नाम दिया जा सकता है, उसे वीरता के लिए जाना जा सकता है, तो वो थे मराठाओं में शिवाजी। कौन थे? मराठाओं में शिवाजी। अगर हम मराठा साम्राज्य की बात करें तो उसे दो भागों में बांटते हैं। पहला तो आता है मध्यकाल में, मध्यकाल में, और दूसरा आधुनिक काल में। ये जो समय है ये 1674 से कब तक है? 1713 तक, 1713 तक। और यहाँ पर 1713 से लेकर आधुनिक काल के अंदर जो समय है वो 1713 से लेकर 1818 तक। कब तक? 1818 तक। ये दो भागों में बटा हुआ है। जो पहला पार्ट है वो मध्यकाल के अंदर आता है और जो दूसरा भाग है वो आधुनिक काल के अंदर। यहाँ पर देखिए, जो मराठाओं की जो शक्ति है, जो पावर होती थी, वो छत्रपति के हाथ में होती थी। किसके हाथ में? छत्रपति की। मेन रूप से जो पावर होती थी, शक्ति होती थी, वो किसके हाथ में? छत्रपति के हाथ में। जो आधुनिक काल में जाएगी ये होगी भाई पेशवा के काल में, पेशवा के हाथ में। यहाँ पावर किसके हाथ में होगी भाई? पेशवा के हाथ में। और यहाँ पर छत्रपति के हाथ में। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? बताइए भाई। देखिए, मराठा साम्राज्य का उदय होने का भी अपना एक कारण है। क्या कारण है भाई? हिंदुस्तान में मुगलों की सत्ता, और उस समय कौन शासन कर रहा था? औरंगजेब। और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां, यही कारण रहा मराठा साम्राज्य का उदय होने में। ये मुख्य कारण माना जाता है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, अगर हम मराठाओं की बात करें तो मराठा कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि राजस्थान के उदयपुर राजघराने से इनका संबंध है। कहाँ पर भाई? राजस्थान के उदयपुर राजघराने से इनका संबंध जोड़ा जाता है। ये शुरुआत में बहुत पहले वहाँ से विस्थापित होकर कहाँ पर आए गए? कहाँ पर भाई? ये भारत के दक्षिण में आ गए। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ से ताप्ती नदी से लेकर और विशेषकर गोवा तक का क्षेत्र, यहाँ पर उस समय क्या था भाई? मराठा। ये जो क्षेत्र है पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट, ये जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है कोंकण। कोंकण। इस समय यहाँ पर कौन थे भाई? मराठा। और ये क्षेत्र क्या कहलाता था? बीजापुर। बीजापुर। और यहाँ पर जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र ये कहलाता था गोलकुंडा। गोलकुंडा। इसके जस्ट ऊपर क्या था भाई? अहमदनगर। और यहाँ पर दिल्ली में कौन था भाई? दिल्ली में कौन था? मुगल।
बात समझ में आई। जो बेस मूल रूप से देखें उस समय मराठा कहां पर थे, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बीजापुर के क्षेत्र में मराठा थे। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। देखिए मराठा साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो शिवाजी ने की थी। किसने भाई, शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है और इसकी स्थापना शिवाजी ने की थी। आगे बढ़े हम, बताइए किसी कोई दिक्कत। चलिए भाई देखिए, पहले हम शिवाजी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है, मराठा साम्राज्य को। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था भाई, शिवाजी। शिवाजी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए अगर शिवाजी के हम जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म भाई 1627 में होता है। 1627 में, कब, 1627 में, कहां पर, शिवनेर दुर्ग, शिवनेर दुर्ग, पूना। बात समझ में आई। 1627 में शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म होता है। इनके भाई पिता देखिए, पिता का नाम था शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। इनका जो वंश था वो था भोसले वंश, इसीलिए इनके पिता के नाम के आगे क्या भाई लगा था, भोसले। भोसले कोई अलग से टाइटल नहीं है, इनके वंश का नाम क्या था भाई, भोसले वंश से संबंधित थे। किसी को कोई दिक्कत। इनके जो पिता थे वो भाई बीजापुर, पहले अहमदनगर के अंदर, फिर बाद में बीजापुर के अंदर क्या भाई सैन्य सेवा देते थे, यानी कि एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे, एक सैनिक के अच्छे पद पर थे, बीजापुर के अंदर सैन्य क्षेत्र में थे। और इनके पास एक जागीर भी थी, इनके पिता के पास एक जागीर भी थी, पूना की जागीर, पूना के जागीरदार थे। इनकी माता का नाम देखिए, माता का नाम था जीजाबाई। ये कई बार प्रश्न बना है कि शिवाजी की माता का क्या नाम था, तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव भाई शिवाजी पर पड़ा था। शिवाजी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका किनका था, जीजाबाई और दादा कोंडदेव का। किनका किनका था भाई, इनकी माता जीजाबाई का और कोंडदेव का। कोंडदेव कौन थे भाई, जब इनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के अंदर सैन्य सेवा के लिए चले जाते थे तो फिर पूना के किले का और इनके परिवार का जो ध्यान रखता था उस व्यक्ति का नाम था दादा कोंडदेव। क्या था भाई, दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव। ये भाई संरक्षक थे, संरक्षक। पूना की जागीर का संरक्षण किनके ऊपर छोड़कर इनके पिताजी चले जाते थे, दादा कोंडदेव और अपने परिवार का, अपने इनके यानी कि शाहजी भोसले के परिवार, शिवाजी और इनकी माता की देखरेख, पूना के किले का सारा भार किनके ऊपर छोड़कर चले जाते थे, दादा कोंडदेव के ऊपर। इनके एक गुरु भी थे भाई जो बाद में बने थे, गुरु रामदास। ये भाई इन्हें धर्म की शिक्षा देते थे, धर्म की, और ये इनके संरक्षक भी थे और राजनीति की भी शिक्षा देते थे, राजनीति। कौन, दादा कोंडदेव। प्रश्न पूछा जाएगा कि शिवाजी का संरक्षक किसे कहा जाता है, दादा कोंडदेव को, और इनके गुरु कौन थे भाई, रामदास, जिनसे ये धर्म वगैरह की शिक्षा लिया करते थे। और इनका खासम खास एक मित्र भी था जो इनका बाद में सेनापति बना, तानाजी, जो बाद में इनके सेनापति के रूप में देखा गया। बात समझ में आई। देखिए
जब इनके पिताजी शिवाजी के पिताजी शहाजी भोसले बीजापुर के अधीन कार्य करते थे और जाते थे कार्य करने के लिए, यानी कि सैन्य सेवा में थे, जो जाते थे, तो शिवाजी ये कहते थे इनसे कि पिताजी आप दूसरे के अधीन काम करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, आप अपना एक अलग स्टेट होना चाहिए, यानी कि अपना एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। लेकिन शहाजी भोसले शिवाजी से कहते थे कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, इन बातों को नहीं समझते। तो शुरुआत से ही शिवाजी भाई अपना एक अलग स्टेट, एक अलग साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। यही कारण मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में यह भी एक कारण रहा जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत में तो ऐसा तो नहीं है कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, तुरंत कर दी, ऐसा नहीं है। शुरुआत में इनके अभियान चले और कई अभियान चले। जैसे देखिए अभियानों में सबसे पहला अभियान 1643 के अंदर इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। सिंहगढ़ का किला जो कि बीजापुर के अंदर आता था। बीजापुर, देखिए शिवाजी ने पहले अपनी एक छोटी सी सेना बनाई और वो बहुत मजबूत सेना बनाई। सबसे पहले इन्होंने सिंहगढ़ के किले को जीता जो कि बीजापुर के अधीन आता था। इसके बाद देखिए 1646 में इन्होंने तोरण का किला जीता। 1646 में 1646 में क्या जीता भाई? तोरण का किला। तोरण का किला। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत बताइए भाई कमेंट करके, आगे बढ़ते जाएं फिर हम। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़े। देखिए फिर आते हैं 1648 में। 1648 में इन्होंने पुरंदर का किला जीता। पुरंदर का किला। फिर आइए 1656 में इन्होंने अभियानों की लाइन लगा दी। क्या भाई? जैसे चाकन, सूपा, बारामती। चाकन, सूपा, बारामती, लोहगढ़, इन सबको जीता। इसके बाद 1656 में इन्होंने जावली और रायगढ़ इन किलों को जीत लिया। जावली का किला जो जीता था वो एक मराठा सरदार जिसका नाम था चंद्रराव मौर्य, उनसे जीता था जावली का किला। तो भाई ये इस समय अपने लगातार अभियान चला रहे थे। कौन? शिवाजी अभी कोई राजा नहीं है, कोई शासक नहीं है, केवल एक सरदार के रूप में, एक मराठा सरदार के रूप में ये सब किले इन्होंने जीता और ये सब अभियान किए। तो भाई इससे मुगल और बीजापुर बहुत परेशान हो गया और ये सोचने लगा कि दक्षिण में ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने आफत मचा रखी है। बात समझ में आई? ये सब अभियान इन्होंने एक सरदार के रूप में किए, एक राजा या फिर एक शासक के रूप में नहीं किए। अभी ये राजा या फिर इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव नहीं रखी। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। आगे देखिए 1657 में इनका पहली बार सामना किससे हुआ भाई? मुगलों से पहली बार सामना हुआ मुगलों से।
बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई, आगे बढ़ें। चलिए देखिए भाई, जब शिवाजी के अभियान से आक्रमणों से मुगल और बीजापुर के शासक परेशान हो गए तो इन्होंने इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको दबाने के लिए अपनी अपनी चाल चलते हैं। सबसे पहले इसमें बीजापुर का शासक देखिए 1659 में, इसमें सबसे पहले बीजापुर का शासक, बीजापुर में उस समय आदिल शाही वंश का शासक यूसुफ आदिल शाह शासन कर रहा था। बीजापुर में कौन सा भाई? आदिल शाही वंश का, आदिल शाही वंश शासन कर रहा था और उसका शासक था यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह शिवाजी को रोकने के लिए इन्होंने एक दांव खेला, एक चांस लिया। यूसुफ आदिल शाह ने अपने सबसे तेज, सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान को तैयार किया। कौन सा भाई? अफजल खान, इसको तैयार किया और अफजल खान से ये कहा आदिल शाह ने कि आप जाइए किसके पास? शिवाजी के पास। किसके पास भाई? शिवाजी के पास। शिवाजी के पास जाइए, या तो शिवाजी को युद्ध में परास्त कीजिए, या फिर उनको कैद कर लीजिए, या फिर धोखे से उनको मार दीजिए। ये कहा भाई यूसुफ आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान से। अफजल खान के लिए ये बहुत चैलेंजिंग था भाई, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि उस समय शिवाजी से हर कोई भय खाने लगा था, उनके अभियानों को देखकर, उनके आक्रमणों को देखकर। बात समझ में आई? तो देखिए, अफजल खान तो भाई सेनापति था आदिल शाही वंश का, यानी कि आदिल शाह का सेनापति था, उसकी तो मजबूरी थी, उसको जाना ही जाना था। तो आदिल शाह जाता है शिवाजी के पास, लेकिन शिवाजी उस समय कहां पर थे? प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के किले के अंदर थे और एक ऐसी लोकेशन पर थे जहां पर अफजल खान पहुंच नहीं सका और बहुत कोशिशों के बाद भी युद्ध नहीं हो पाया। जब युद्ध नहीं हो पाया तो अफजल खान को तो शिवाजी को परास्त करना ही था, मारना ही था। तो ये एक दूत भेजता है अपना अफजल खान, किसके पास? शिवाजी के पास। ध्यान से समझना इस चीज को, अपना एक दूत भेजता अफजल खान, आदिल शाह का सेनापति अफजल खान शिवाजी के पास एक दूत भेजता है जिसका नाम था कृष्ण राव भास्कर। दूत भेजता, और जब दूत जाता है शिवाजी के पास तो शिवाजी से कहता है कि महाराज, आपसे अफजल खान जो सेनापति है आदिल शाह के, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो शिवाजी ने कहा ठीक है, हम बातचीत कर लेंगे, लेकिन मेरी शर्त ये है कि हमें अपनी सुरक्षा की पूरी गारंटी चाहिए। किससे कहते हैं? इस दूत से, यानी कि कृष्ण राव भास्कर से, जो कि अफजल खान के द्वारा भेजा गया एक दूत था। शिवाजी कहते हैं हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी होनी चाहिए। तो ये था भाई एक मराठा, कृष्ण राव भास्कर क्या था? एक मराठा होने के साथ साथ ये भाई नहीं चाहता था कि शिवाजी पर कोई भी धोखा हो या फिर वो परास्त हो, क्योंकि भाई एक तरफ तो ये अफजल खान यानी आदिल शाही वंश का दूत था, अफजल खान का दूत था, और इधर से मराठा था। तो ये सोचता था कि ऐसा हो कि शिवाजी के साथ कोई धोखा ना हो पाए, ये कोशिश की। तो आर.के. भास्कर यानी कि कृष्ण राव भास्कर ने कोई भी संतोषपूर्ण जवाब शिवाजी को नहीं दिया। तो शिवाजी को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे साथ क्या होने वाला है? धोखा होने वाला है। तो शिवाजी ने कहा फिर भी हम बातचीत करेंगे अफजल खान से बातचीत करेंगे। अफजल खान को बुलाया गया और शिवाजी आमने सामने थे। भाई वहाँ एक जंगल था, जंगल के आसपास क्या थी भाई? झाड़ियाँ। तो इधर से शिवाजी ने अपनी पूरी फौज को, जो भी सेना थी उनके साथ में, उनको झाड़ियों के पीछे छिपा दिया गया। लेकिन इन्होंने अफजल खान से बातचीत करने से पहले
अपनी पूरी सुरक्षा बंदोबस्त कर लिया था, यानी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। इन्होंने जाने से पहले, अफजल खान से बातचीत करने से पहले अपने सिर पर एक लोहे की टोपी पहन ली। क्या भाई? लोहे की टोपी, जिसे जिन टॉप कहा जाता है। और एक, इस समय तो उसे क्या कहेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट, लेकिन उस समय एक लोहे का बख्तर चलता था, बख्तर, जिसे कहते थे चिलकड़। चिलकड़ नाम का एक कोट या कहिए एक जैकेट पहन ली लोहे की, जो कि अफजल खान के वार से शिवाजी बच सके। और एक कटार छिपाई। कटार छिपाने के साथ साथ एक सबसे सीक्रेट हथियार था, उसका नाम था वाक नख। देखिए, वाक नख एक विशेष प्रकार का उस समय एक हथियार होता था, जो कि हाथ में पहना जाता था। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो ये लगेगा कि कोई किसी व्यक्ति ने बहुत सारी रिंग को पहन रखा है, अंगूठी को पहन रखा है, लेकिन इस तरफ जो था वह एक तेज धारदार हथियार की तरह दिखता था। अगर वाक नख को पहनने के बाद मुट्ठी को बंद कर लिया जाए तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि इसके हाथ में वाक नख नाम का हथियार है। तो जब ये दोनों आमने सामने हुए, एक दूसरे को गले लगाया, तो अफजल खान बहुत ताकतवर था, बहुत लंबा चौड़ा था, करीब 6 फीट का व्यक्ति था। कौन? अफजल खान। और शिवाजी जो थे वो एक छोटे हाइट के थे। कौन भाई? वे एक छोटे हाइट के थे, शिवाजी। तो अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते समय अपने काख के नीचे, हाथ के नीचे उनकी गर्दन को दबा लिया और कटार निकाली और पीठ पर वार किया। जब पीठ पर वार किया तो उन्होंने चिलकड़ पहन रखा था, एक जैकेट, लोहे की जैकेट पहन रखी थी। जैसे ही आवाज आती है, शिवाजी समझ जाते हैं कि अफजल खान ने धोखा किया है और मेरे ऊपर वार किया है। तो उन्होंने तुरंत अपना वाक नख की मदद से यहां पर अफजल खान के पेट में वाक नख को सटाया और सटाकर खींच दिया। तो अफजल खान की किडनी, फेफड़ा, यानी कि आंत सब बाहर आ गई। भाई, जो वाक नख होता था उस समय को इस तरह का होता था, अगर उसको फंसाकर खींच दिया जाए तो वहां से वह फाड़ देता था। उस समय शिवाजी ने अफजल खान का पेट फाड़ दिया और ऑन दी स्पॉट अफजल खान वहीं मर जाता है। कौन भाई? अफजल खान की मौत हो जाती है, मौत। और इस मौत को देखकर जो कृष्णराव भास्कर थे, अब शिवाजी पर हमला करते हैं। कई बार हमला किया, 2-3 बार हमला किया, लेकिन शिवाजी मराठा होने के नाते इस मराठा को भी नहीं मारना चाहते थे। लेकिन जब कृष्णराव भास्कर नहीं माने तो शिवाजी ने कृष्णराव भास्कर को भी मौत के घाट उतार दिया। ये जब खबर आदिल शाह ने सुनी तो भाई उसके दरबार में, उसके राज्य में हलचल मच गई, लोगों की सांसें थम गई कि मेरा इतना वीर सेनापति, इतना ताकतवर सेनापति अफजल खान मारा गया। तो इन्होंने ये सोच लिया कि हाँ, वास्तव में शिवाजी नाम की कोई पावर, कोई शक्ति, कोई व्यक्ति है दक्षिण में। बात समझ में आई? पूरी घटना समझ में आई 1659 की? बताइए, किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए फिर, बताइए भाई। कमेंट करके बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत है। इधर देखिए, आगे बढ़े। 1660 में औरंगजेब क्या करता है? शाइस्ता खान को बंगाल जीतने वाला व्यक्ति, जिसे औरंगजेब ने बंगाल को जीतने के लिए भेजा था, उसी को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर देता है। क्यों? शिवाजी को रोकने के लिए। इधर 1663 में शिवाजी ने एक हमला किया। शिवाजी ने हमला किया किसके ऊपर? शाइस्ता खान के ऊपर। कहां पर? पुणे के अंदर रात में हमला किया। और शिवाजी का हमला इतना जोरदार था, इतना तेज था कि शाइस्ता खान की केवल और केवल जान बच सकी। जान बचाकर भाग गया। कौन? शाइस्ता खान। हमला इतना जोरदार था शिवाजी का, भाई अगर दक्षिण में उस समय कोई जाना जाता था छापामार युद्ध के लिए, छापामार युद्ध के लिए जाना जाता था, तो सबसे पहले उसका नाम था शिवाजी।
शिवाजी को छापामार युद्ध के लिए जाना जाता था। शिवाजी ने शाइस्ता खान के ऊपर 1663 में हमला किया और इतना जोरदार हमला था कि शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग गए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई। आगे बढ़ा जाए और 1600 आगे बढ़ते हैं, 1664 में आते हैं। 1664 में इन्होंने उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र सूरत को लूट लिया। किसको भाई? सूरत को। ये एक मुगलों को चुनौती थी। सूरत लुट जाना मुगलों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि 1663 में किसको छोड़ दिया भाई? किसकी जान बच सकी? शाइस्ता खान की। शाइस्ता खान के ऊपर हमला किया था किसने? शिवाजी ने, जो जान बचा करके भाग गया था। इसीलिए 1664 में शिवाजी ने सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र, उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन था? सूरत, गुजरात, उसको लूट लिया भाई। ये एक मुगलों को सीधा सीधा चुनौती था शिवाजी की। तो औरंगजेब ने भी ये सोच लिया, ये समझ लिया बहुत अच्छे से कि हाँ, दक्षिण में शिवाजी नाम का कोई व्यक्ति है, लेकिन अभी भी उसके रियल पावर को नहीं जान सके। कौन? औरंगजेब और बीजापुर के शासक। यही उनकी नासमझी शिवाजी को एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत बड़ी मदद करती है। बात समझ में आई? समझ लिया, ये बात सही है कि औरंगजेब ने ये समझ लिया कि सूरत को लूटने वाला कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसके रियल पावर को नहीं समझा। ये नहीं समझा कि ये व्यक्ति एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर सकता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए 1664 में शिवाजी ने क्या भाई? सूरत को लूटा था। 1664 में पहली बार सूरत को लूटा था। सूरत लूट की थी। ये भाई क्या सीधी सीधी मुगलों को, औरंगजेब को चुनौती थी। इसीलिए औरंगजेब ने 1665 में, कब भाई? 1665 में अपने एक सेनापति के रूप में किसे भेजा भाई? जयसिंह को युद्ध के लिए। जयसिंह को औरंगजेब ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसकी भाई? मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को दी थी। इन्हें भेजा किनके पास? शिवाजी के पास, युद्ध के लिए, शिवाजी को दबाने के लिए। बात समझ में आई? जयसिंह जाते हैं और शिवाजी और जयसिंह के बीच क्या होता है भाई? युद्ध होता है। युद्ध कुछ देर तक चला। फिर इसके बाद जयसिंह और शिवाजी ने कहा, आपस में बात की। जयसिंह ने कहा कि शिवाजी, हमारी और आपकी तो कोई लड़ाई ही नहीं है। क्या भाई? हमारी और आपकी तो कोई लड़ाई ही नहीं है, फिर ये युद्ध क्यों? तो शिवाजी ने कहा कि युद्ध के लिए तो तुम आए हो, हम थोड़े ही आए हैं। हमने युद्ध थोड़े ही शुरू किया। तुम आए हो मुगलों की तरफ से युद्ध करने के लिए, इसलिए हमें भी युद्ध करना पड़ा। तो जयसिंह ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे कोई बीच का रास्ता निकल आता है, बीच का रास्ता। तो शिवाजी ने कहा ठीक है, निकाल लीजिए। तो इन दोनों के बीच क्या भाई? संधि होती है, जिसे 1665 की पुरंदर संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में देखिए क्या क्या था। सबसे पहली बात, शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले किनको भाई? मुगलों को दे दिए इस संधि के अंतर्गत। ये संधि का रीजन क्या था भाई?
देखिए यहाँ पर क्या था भाई, बीजापुर। और जो शिवाजी थे वो अपना राज, अपना साम्राज्य कहाँ पर विस्थापित करना चाहते थे, बीजापुर में, बीजापुर में। और जब जयसिंह ने ये कहा कि हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई युद्ध का रीजन नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं, हमारी दुश्मनी तो बीजापुर के साथ है और आपकी दुश्मनी भी बीजापुर के साथ है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर बीजापुर पर अटैक करते हैं। भाई इन दोनों की जो दुश्मनी थी वो तो बीजापुर से थी। बीजापुर में, बीजापुर के अंतर्गत शिवाजी अपना मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, तो इसमें मुगलों की मदद ली जाए तो इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं। इसीलिए शिवाजी इस संधि को करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि शिवाजी ने मुगलों की या फिर औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लिया, ऐसा कतई नहीं है। सबसे पहले इन्होंने अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को दे दिया, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हूण थी, हूण। उस समय दक्षिण में मराठाओं की जो मुद्रा थी उसे हूण कहते थे। उनकी आय, वार्षिक आय कितनी थी, 4 लाख हूण। और दूसरी बात संधि में क्या हुआ भाई, कि बीजापुर के खिलाफ जो सैन्य का नेतृत्व है वो कौन करेगा भाई, शिवाजी। बीजापुर के खिलाफ सैन्य नेतृत्व कौन करेगा, शिवाजी। बीजापुर। और जयसिंह ने एक इन्हें ऑफर भी किया था, ऑफर किया था मनसब का, 5000 मनसब। तो शिवाजी ने इस मनसब को सीधे नहीं लिया, इसे अपने पुत्र को दिलवा दिया, क्योंकि किसी भी हालत में शिवाजी मुगलों के दबाव में नहीं आना चाहते थे। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत। पहली जो शर्त थी उसमें शिवाजी ने अपने 23 किले मुगलों को दे दिए, जिनकी आय, वार्षिक आय 4 लाख हूण थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी। दूसरी बात ये, शिवाजी ने कहा कि बीजापुर के खिलाफ जो सैनिक नेतृत्व है, जो सैन्य नेतृत्व है, वो कौन करेगा, हम करेंगे, यानी कि शिवाजी करेंगे। 5000 का जो मनसब ऑफर किया था जयसिंह ने शिवाजी को, वो शिवाजी ने अपने पुत्र को दिलवा दिया। किसी कोई दिक्कत बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। यहां से प्रश्न पूछा जाता है भाई कि पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई, तो पुरंदर की संधि औरंगजेब के सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। कब हुई, 1665 में, जिसे हिस्ट्री के अंदर पुरंदर की संधि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे देखिए, आगे बढ़ा जाए भाई। इस संधि के बाद 1666 में, कब भाई, 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने, किससे भाई, औरंगजेब से मिलने जाते हैं। किसके कहने पर, जयसिंह के कहने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाते हैं। जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए तो शिवाजी को देखकर औरंगजेब ने कहा कि एक इतनी छोटी सी हाइट का आदमी, जिसने पूरे दक्षिण में उत्पात मचा रखा है और ना कोई शासक है, इसीलिए शासक ना होने की वजह से औरंगजेब ने शिवाजी का भाई कोई सम्मान नहीं किया। सम्मान भाई, संधि का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच समझौता और दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, संधि का यही मतलब है। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का कोई सम्मान नहीं किया, यहाँ तक कि बैठने के लिए एक ठीक तरह से स्थान भी नहीं दिया। तो शिवाजी को भाई अपने इस अपमान
ये जो अपमान हुआ शिवाजी का, इससे भाई बहुत ठेस पहुंची। तो शिवाजी ने अपनी तलवार दरबार में ही निकाल ली। किसके लिए? औरंगजेब के लिए। औरंगजेब ने क्या किया? धोखे से उन्हें कैद करवा लिया। किनको? शिवाजी को कैद करवा लिया। देखिए, गए थे औरंगजेब से मिलने, लेकिन जब उनका पूरा तरीके से सम्मान नहीं हुआ, भाई संधि की शर्त तो यही होती है कि एक दूसरे के बीच समझौता, एक दूसरे की बात को माना जाए और एक दूसरे का सम्मान हो। अब भाई कोई शासक आया है आपसे संधि करने के लिए, समझौता करने के लिए, तो आपका फर्ज बनता कि उसका भी आप सम्मान करें। बात समझ में आई? तो इसका विरोध करने पर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करवा लिया। और कहां पर रखा गया भाई? जयपुर महल आगरा के अंदर। आगरा में जयपुर महल बना हुआ है, जयपुर महल नाम से एक बिल्डिंग बनी हुई, उसके अंदर इनको कैद किया गया। तो ये बात भाई जयसिंह को बहुत बुरी लगी, क्योंकि जो शिवाजी थे वो जयसिंह के कहने पर औरंगजेब से मिलने आए थे और औरंगजेब ने इनके साथ क्या किया भाई? धोखा किया, इनको कैद करवा लिया। तो ये बात जयसिंह को बहुत बुरी लगी। कैद होने के बाद जयसिंह ने कई ऐसे प्रयास किए जिससे शिवाजी उसकी कैद से निकल सकें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। देखिए, लेकिन एट लास्ट हम बात करें तो शिवाजी वहाँ से भागने में, वहाँ यानी कि औरंगजेब के चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके पीछे कई कहानियाँ जुड़ी हुई, कोई कथाएं जुड़ी हुई, उन पर हमें नहीं जाना। आप ये समझिए कि लास्ट में कुछ समय कैद रहने के बाद शिवाजी मुगलों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कहीं आता है कि ये एक माली के रूप में सर पर फलों की टोकरी रखकर निकल गए थे। अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं। प्रश्न हमको वही फोकस करना है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। वहां से निकलने के बाद शिवाजी, क्योंकि भाई औरंगजेब ने तो संधि का भाई अपमान कर दिया था और इन्हें कैद करवा लिया था, शिवाजी ने क्या किया? 1670 में फिर से क्या भाई? सूरत को लूट लिया, सूरत को लूटा। और 1670 में ही अपने संधि के द्वारा जो मुगलों को किले दिए थे शिवाजी ने, उनको वापस ले लिया। बहुत से किलों को वापस जीत लिया। किसने? शिवाजी ने। 1670 में फिर एक बार शिवाजी ने सूरत को लूटा और 1670 में ही जो मुगलों को संधि के दौरान किले दिए थे 23 किले, उनमें से अधिकतर किले शिवाजी ने जीत लिए। और शिवाजी को एक बात समझ में आ गई कि हमारा शासक बनना या राजा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको शासन चलाना है, शिवाजी को शासन चलाना है, तो उनका राज्य अभिषेक होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग समझ सकें कि भाई मराठा साम्राज्य का शासक कौन है, राजा कौन है। यही कारण था कि औरंगजेब ने शिवाजी को कोई शासक ना होने की वजह से उसका अपमान किया था, शिवाजी का अपमान किया था। तो शिवाजी को ये बात समझ में आ गई कि हमारा राज्य की स्थापना करना और हमारा राजा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? 1670 तक पहुंच चुके हम लोग, आगे बढ़ा जाए। बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। देखिए दोस्तों, 1670 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 1670 में शिवाजी ने एक बार फिर से गुजरात को लूट लिया और जो पुरंदर संधि के तहत मुगलों को 23 किले दिए थे, उनमें से अधिकतर किलों को फिर से शिवाजी ने जीत लिया। अब देखिए, बात करते हैं 1674 में। कब भाई? 1674 में। 1674 में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। मराठा साम्राज्य की स्थापना। देखिए, इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, शासन प्रशासन सब कुछ पढ़ना है, इसीलिए इसको अभी थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले जो सभी के सभी शिवाजी के युद्ध हैं, आक्रमण हैं, उनको एक बार समाप्त कर लेते हैं। हम लोग विजय अभियान पढ़ रहे थे शिवाजी के, उसके बाद में देखिए 1674 में
शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी। इससे पहले जितने भी अभियान किए शिवाजी ने वो सब एक सरदार के रूप में किए। तब शिवाजी कोई शासक नहीं थे, ना ही कोई राजा के थे, ना ही कोई छत्रपति थे। इससे पहले के जितने भी अभियान हैं वो सब के सब सरदार के रूप में किए थे, एक मराठा सरदार के रूप में। इसके बाद देखिए जब इन्होंने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी तो इसके बाद इनका क्रम शुरू होता है कर्नाटक और तमिलनाडु पर। कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ इनका विजय अभियान शुरू होता है। कब? 1674 मराठा साम्राज्य की स्थापना के बाद। बात समझ में आई? और ये भी 1677 में शुरू होता है। इसमें भाई जिंजी, मदुरई, क्या है भाई? मदुरई और वेल्लूर इन सबको जीता। किस अभियान के दौरान? 1674 कर्नाटक और तमिलनाडु के अभियान के दौरान। ये सबके सब अभियान किस समय किए थे? 1674 के बाद, मराठा साम्राज्य की स्थापना के बाद किए थे। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? और इनमें से इन्होंने अपनी दक्षिण की राजधानी किसको बनाया? जिंजी को। दक्षिण की राजधानी किसे बनाया? जिंजी को। बात समझ में आई? और देखिए 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई? अब देखिए इनके शासन प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए भाई, मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की भाई? 1674 में। इनका भाई राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 1674 में, जब इन्होंने स्थापना की। कहाँ पर हुआ भाई? रायगढ़ दुर्ग के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक कराने वाले जो पंडित थे उनका नाम था पंडित गंगाराम भट्ट, जो कि बनारस के या काशी के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? बताइए। जब इनका राज्याभिषेक हो गया, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी, अब ये राजा बन गए। तो इन मराठा साम्राज्य में राजा के पद को क्या कहा गया भाई? जो राजा का पद था, उसको क्या कहा गया? छत्रपति। अब शिवाजी किस नाम से जाने जाएंगे? छत्रपति के नाम से जाने जाएंगे। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? बताइए, आगे बढ़ा जाए। देखिए, साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? एक सेना की। और इनके पास एक मजबूत सेना, पहले से एक मजबूत सेना थी। सेना का गठन तो इन्हें करना नहीं था। इसके बाद देखिए और क्या चाहिए भाई? राजस्व चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। इन सबकी सैलरी कहाँ से देंगे? जो साम्राज्य का खर्च है, जो राज दरबार का खर्च है, वो किससे चलाएंगे? उसके लिए चाहिए भाई राजस्व, रेवेन्यू, ये चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स इन्होंने दो तरह के टैक्स लागू किए। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। प्रश्न ध्यान से सुनिए। किस शासक ने, किस राजा ने चौथ और सरदेशमुखी टैक्स को राजस्व के रूप में वसूला? किसने? शिवाजी ने। किसने भाई? शिवाजी ने। बहुत पूछे जाते हैं ये दोनों प्रश्न।
किसने चौथ और सरदेशमुखी टैक्स को वसूला? किसने? शिवाजी ने। देखिए चौथ जो होता है, चौथ का मतलब आप समझिए चौथा भाग। कौन सा भाई? चौथा भाग, जो कि शिवाजी के द्वारा विजित या क्षेत्रों को या किलों को या जो भी स्टेट को जीता गया था, विजित क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग, यानी कि चौथ 1/4 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाने लगा, जिसे कहा गया चौथ। ये एक अलग टैक्स था। ये उपज का भाई 1/10 भाग था, सरदेशमुखी। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत बताइए। अब जब ये राजा बन गए थे तो इन्होंने हिंदू और हिंदू धर्म के हिंदुओं और हिंदू धर्म के लोगों की रक्षा का वचन लिया भाई, वचन लिया या फिर शपथ ली, कसम खाई इन्होंने। किसने? शिवाजी ने, कि हम भारत के हिंदुओं और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। बात समझ में आई? 2 तरह का टैक्स किसने लगाया था? चौथ और सरदेशमुखी, शिवाजी ने। अगर आपको ये चीज़ ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, चौथ और सरदेशमुखी। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। अब ये तो हो गई राजस्व की बात। अब राजा को सलाह के लिए भाई, सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। क्या भाई? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। और इन्होंने जिस मंत्रिमंडल का निर्माण किया उसे कहा गया अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। इनका मंत्रिमंडल किस नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान नाम से जाना जाता है। इसमें 8 सरदार या 8 मंत्री थे, जो कि जिनका काम था छत्रपति को, राजा को सलाह देना। क्या काम था? राजा को या छत्रपति को सलाह देना। प्रश्न ध्यान से सुनिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि किस शासक ने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का गठन किया था? किसने? शिवाजी ने। अब समझिए इसमें कौन कौन से अष्टप्रधान में मंत्री होते थे। सबसे पहले जो पद था वो था पेशवा का। अगर छत्रपति को हटाया जाए या उनकी गैर उपस्थिति में, अनुपस्थिति में जो पावर रहती थी वो किसके हाथ में रहती थी? पेशवा के हाथ में। या फिर कहिए पेशवा का पद एक प्रधानमंत्री का पद था। प्रधानमंत्री। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। अगला इंपॉर्टेंट पद है अमात्य। अमात्य या मजूमदार। ये भाई कौन था? ये वित्त और राजस्व मंत्री था। वित्त राजस्व मंत्री। वित्त और राजस्व मंत्री का कार्य कौन देखता था? अमात्य या मजूमदार। किसी को कोई दिक्कत? देखिए 3 नंबर पर कौन था भाई? सर-ए-नौबत। ये कौन होता था भाई? ये सेनापति। आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। देखिए 4 नंबर पर कौन था भाई? सुमंत। इसका कार्य क्या होता था शिवाजी के शासनकाल में? सुमंत का कार्य, ये देखिए विदेशी मामलों को देखता था। विदेशी मामले, यानी कि विदेश मंत्री के पद पर कौन था भाई? सुमंत होता था। आगे बढ़ा जाए। अगला देखिए वाकिया नवीस है, नसीब नहीं, नवीस। वाकिया नवीस ये राजा के प्रतिदिन कार्यों को देखता था। प्रतिदिन के कार्य का लेखा जोखा। अगला देखिए
6 नंबर पर। यहाँ तक दिख रहा है? बताइए भाई, यहाँ तक दिख रहा है? अगला पद था सचिव का। किसका भाई? सचिव का। सचिव, सचिव का क्या कार्य था? ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। राजकीय पत्र व्यवहार, राजकीय पत्र व्यवहार। अब देखिए 6 हो गए, 7वां देखिए। 7वां कौन था भाई? पंडित राव। कौन था? पंडित राव। इसका कार्य क्या था भाई? धार्मिक मामले, अनुदान वगैरह, धार्मिक मामले और अनुदान। और 8वां पद कौन सा था भाई? न्यायाधीश का। कौन सा? न्यायाधीश। जो छत्रपति के बाद मुख्य यानी कि प्रमुख, न्याय का प्रमुख होता था, वो कौन सा था भाई? न्यायाधीश, यानी न्याय का प्रमुख, न्याय को देने वाला। अगर सबसे सर्वोच्च पर न्याय के पद पर कौन था? स्वयं छत्रपति। उसके बाद अगर न्यायाधीश को देखा जाए तो कौन होता था? इनमें से एक मंत्री होता था जिसका नाम था न्यायाधीश। आगे बढ़ा जाए। ये थे अष्टप्रधान, मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान मंत्री शिवाजी के शासनकाल में। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? बताइए। एक और पद था इसमें, लेकिन वो अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता। वो कौन था भाई? चिटनेस। चिटनेस, ये भाई मुंशी होता था। मुंशी। कौन? मुंशी। पेशवा, अमात, सरे नौबत। देखिए फिर से देख लीजिए। पेशवा जो कि छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था प्रधानमंत्री का। अमात या मजूमदार ये वित्त या राजस्व मंत्री होता था। सरे नौबत सेनापति। उसके बाद सुमंत विदेश मंत्री जो विदेशी मामलों को देखता था। इसके बाद वाक्य नवीस, ये कौन था भाई? प्रतिदिन कार्य का लेखा जोखा, राज्य के प्रतिदिन कार्य का लेखा जोखा करता था। इसके बाद था इंपॉर्टेंट पद सचिव। सचिव भाई राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। इसके बाद पंडित राव। पंडित राव धार्मिक अनुष्ठान, अनुदान वगैरह के कार्य को देखता था। इसके बाद छत्रपति के बाद अगर कोई न्याय के लिए जाना जाता था तो उस पद का नाम था न्यायाधीश, उसे जाना जाता था। ये हो गए पूरे अष्टप्रधान के 8 मंत्री। इसके बाद एक और पद था जो कि अष्टप्रधान के अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन उसे कहा था चिटनेस। ये होता था, ये मुंशी का कार्य करता था। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? बताइए। शिवाजी को भाई छापामार युद्ध के लिए जाना जाता है। किसके लिए? छापामार युद्ध। छापामार युद्ध के लिए। अब आगे की क्लास में शिवाजी से आगे काम पढ़ाएंगे। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।